अच्छा, जिस तरह छाती और लंग का कैंसर होता है उसी तरह यूट्रस का भी कैंसर होता है। यूट्रस कहते हैं बच्चेदानी का कैंसर। अच्छा, बच्चेदानी का कैंसर या रसौली किस तरह इसकी तशख़ीस होगी? मतलब एक यंग औरत को कैसे पता चलेगा कि मुझे बच्चेदानी की रसौली है? ये बच्चा जिन लोगों को हो जाए उनमें भी हो सकती है, जिनको ना हो उनमें भी पाई जा सकती है, या जो शादीशुदा ना हो, गैर शादीशुदा, उनमें भी हो सकती है। पता कैसे चलेगा कि हमें कोई रसौली है या हमें कोई ट्यूमर है? आपका निचला हिस्सा थोड़ा भारी भारी महसूस होगा, थोड़ा वज़न ज़्यादा महसूस होगा, यानी थोड़ा सा निचला पेट फूला हुआ हो सकता है। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि पीरियड्स का इशू हो सकता है औरतों को। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि अल्ट्रासाउंड ही कराएंगे तो हमें कुछ शुबा पड़ेगा कि यार कोई ऐसी चीज़ है, कोई मांस है, कोई जो कि रसौली है, जो कि हमें बच्चेदानी के अंदर महसूस तो हो रही है लेकिन वो बाहर भी है। ठीक है, यानी बड़ी सी है या छोटी सी है, साइज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि रसौली है। अब रसौलियाँ जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक ख़तरनाक और एक ऐसी बिनाइन। ठीक है ना, कैंसरस होती है और बिनाइन। जो बिनाइन है उसको फाइब्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, वो बहुत कॉमन है औरतों में, फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन है, जिसका आजकल इलाज यूट्राइन आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन यानी अल्ट्रासाउंड से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है और ज़्यादातर औरतों को 90% औरतों में ये हो जाता है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड बिनाइन होता है, इसका कोई ख़ास मैलिग्नेंसी से ताल्लुक़ नहीं, कैंसर से ताल्लुक़ नहीं होता। 1% चांस होता है, तो इसीलिए औरतों ज़्यादातर अपनी पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से इसको निकलवा देती हैं। ठीक है। सेकेंडली वो औरत को कोई ख़ास नुकसान देता नहीं। कुछ औरतें जिनको बहुत ज़्यादा रसौलियाँ हों, छोटी छोटी ज़र सी मसों की तरह, तो वो रसौलियों पूरा बच्चेदानी ही बाहर निकलवा लेती है ताकि अपनी आसानी के लिए, कि उनको कोई तकलीफ़ मज़ीद ना हो। अच्छा जी, हम जो बात करना चाह रहे थे कि वो रसौली जो मैलिग्नेंट हो उसको हमने कैसे देखना है? जो हमें पता लगे ख़तरनाक है, मैलिग्नेंट का मतलब ख़तरनाक है कोई, उसका हमने क्या करना है? हमें इसमें भी 2-3 लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो गायनेकोलॉजिस्ट जो कि इस तरह के केसेस देखती हैं। ठीक है, उनकी तरफ जाना ज़रूरी है। गायनी की वो औरतें जो कि गायनेकोलॉजी के हिस्से में बच्चेदानियों के कैंसर से ताल्लुक़, मतलब उनका तजुर्बा इसमें बहुत ज़्यादा हो और सीनियर हो। दूसरा ये कि आपको ऑन्कोलॉजी में डिपार्टमेंट की तरफ जाना हो जो कैंसर से ताल्लुक़ रखता है। बायोप्सी करानी पड़ेगी। बायोप्सी जो है वो, उससे पहले आमतौर पे हम पेप स्मेयर कहते हैं कि पेप स्मेयर का टेस्ट जो है वो आप कराएँ, और बायोप्सी करवानी पड़ती है। और बायोप्सी जो है वो नीचे से ही ली जाती है ज़्यादातर, और उसका जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते में पता लग जाता है कि रसौली ख़तरनाक है कि नॉर्मल ट्यूमर है, फाइब्रॉइड। अब ख़तरनाक होने की सूरत में आपने क्या करना है कि आप ये पहले पता करा लें CT स्कैन और MRI से कि कहीं फैली हुई तो नहीं है पूरे जिस्म में। ठीक है, और अगर ये फैले हुए मौजूद है तो इसका इलाज में कीमो और रेडियो वाले ऑन्कोलॉजी के लोग शामिल होंगे। ठीक है, चूँकि लाहौर में ये अनमोल और शौकत खानम में इस चीज़ का बहुत होता है, और कराची में ये चीज़ें, कराची में भी रेडिएशन की अलग डिपार्टमेंट है अनमोल, और इसी तरह कैंसर हॉस्पिटल्स अलग हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, सर्जरी जो है वो बेसिक हॉस्पिटल्स में, हर टर्शरी केयर्स में हो जाती हैं गायनेकोलॉजिस्ट। फिर कीमो और रेडिएशन के लिए आपको इस तरह के सेटअप्स में जाना पड़ता है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कॉमनली, और इनका इलाज मुमकिन है, और इसके बाद लोग फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारते हैं। तो हर 40 से ऊपर साल की औरत को पेप स्मेयर का टेस्ट कम से कम ये इस रसौली का पता लगने के लिए कराना ज़रूरी है, और एक ब्लड टेस्ट CA 125। ठीक है, ये कराना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता लग जाए कि कोई और मैलिग्नेंसी तो नहीं है आपके जिस्म में।